नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ की दौलत। कमलेश जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके बेटे की शादी थी। यह सपना पति पत्नी तब से देख रहे थे जब से उनके बेटे का जन्म हुआ था। बेटे का जन्म उनकी शादी के 8 सालों के बाद हुआ था, तो उन्होंने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। आज उनके लिए तो वैसे भी बहुत बड़ा दिन था। कमलेश जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह आप तैयार हो रही हैं। अपने पति को आईने के सामने तैयार होते हुए देखकर राधा जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगी। तो कमलेश जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, मुझे लोग सुमित का बड़ा भाई ही समझते हैं, और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा खास दिन है। ऐसा कहते हुए कमलेश जी मुस्कुराने लगे और परिवार की उन खुशियों भरी यादों को याद करते करते राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और फिर अपनी यादों से बाहर आ गई। कितने हंसमुख इंसान थे कमलेश जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 3 साल हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में अकेली जी रही हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। राधा जी का बेटा सुमित एक सरकारी अस्पताल में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली रीना को पसंद करता था। अपने बेटे के लिए सब कुछ करने वाले माँ बाप ने भी मना नहीं किया। बेटे के प्यार में बहू के रूप में रीना को स्वीकार कर लिया। एक लौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा उनके लिए और कुछ नहीं था। राधा जी की कोई बेटी नहीं थी। अपनी बहू को ही बेटे की तरह प्यार देने लगी थी, लेकिन वहीं उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले ही शर्त रख दी कि वह सुमित के माता पिता के साथ नहीं रहेगी। शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगी। रीना इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी। इधर सुमित ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। राधा जी की हमेशा यही कोशिश रही कि उनकी बहू रीना को कभी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए घर के अधिकतर काम राधा जी ही किया करती थी और बहू कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश भी नहीं करती थी। 4 महीने बीत गए। एक दिन कमलेश जी रसोई घर में आए और तब उन्होंने अपनी पत्नी राधा को काम करते देखा तो बोले, ये क्या राधा, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा था, बहू कहाँ है? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। सुमित अपने कमरे से बाहर आया तो कमलेश जी तेज आवाज में बोले, बेटा 10 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या हुआ, बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद कर दे। कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना ही चाहिए। माफ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुली। कमलेश्वर जी बोले, ठीक है, लेकिन अब रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू रीना अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। जैसे ही सुमित अपने कमरे के अंदर आया तो रीना उस पर चिल्लाने लगी, सुमित, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गए? शादी होते ही तुम अपने सारे वादे भूल गए? नहीं रीना, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की उसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। कहते हुए रीना ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर सुमित बोला, रीना कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सुमित, अब मेरा इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए रीना ने अलग घर में रहने के लिए जिद पकड़ ली। तो सुमित ने सर को हिलाते हुए इस बात को मान लिया। रीना के प्यार में सुमित इस तरह फंस चुका था कि उसकी खातिर अपने जन्म देने वाले माता पिता भी छोड़ने के लिए वह तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर भी ले लिया था और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर उन दोनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। राधा जी ने कहा, बेटा, आगे से हमारी वजह से बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन रीना ने अपनी सास से कह दिया कि
हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी और अपने माता पिता की बातों को अनसुना करते हुए वे दोनों घर छोड़कर निकल गए। बेटे के घर से जाने के बाद राधा जी बिल्कुल शांत सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। समय बीत रहा था। कुछ समय बाद कमलेश जी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ टेस्ट करवाए गए। उनसे पता चला कि कमलेश जी को ब्लड कैंसर हो गया है। कमलेश जी का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब राधा जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू आए भी थे, लेकिन सारी क्रिया विधि पूरी करने के बाद वह अपने घर वापस चले गए। पिता के जाने के बाद सुमित वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी रीना इस बात के लिए राजी नहीं हुई। राधा जी को भी यही लगा कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेजता रहूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर सुमित तो अपने माता पिता से अलग हो गया था, लेकिन रीना के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ ही उनके घर पर रहते थे। कुछ समय बाद जब रीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो सुमित ने अपनी माँ को फोन करके यह खुशखबरी जरूर दी थी, जिसे सुनकर राधा जी खुद को रोक ना पाई और तुरंत ही अपनी पोती से मिलने अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वहाँ रीना की माँ सरला जी पहले से ही पोती को गोद में लिए बैठी थी। उनके होने से राधा जी को थोड़ी हिचक हुई, परंतु फिर भी यह सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। तभी सुमित बोला, माँ आप आ गई। राधा जी चेहरे पर खुशी लिए हुए बोली, क्यों ना आती बेटा, अपनी पोती को देखने की खातिर। मेरे बेटे का अंश है और कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसका खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए राधा जी ने अपनी पोती को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो सरला जी बोली, अरे समधन जी, अभी तो यह सो गई है, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगी तब आप उसे गोदी में ले लीजिएगा। राधा जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफी देर तक वह झूले में ही सोई हुई अपनी पोती को यूं ही देखती रही। सोती हुई वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। ज्यादा मत देखिए समधन जी, नजर लग जाएगी, सरला जी ने कहा। तो सुमित बोला, चलिए माँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपनी पोती का ख्याल रखूंगी। तभी रीना बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ है ना, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ लगाकर कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वह काफी देर तक रोती रही, लेकिन आज उन्हें चुप करने वाला कोई न था। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जैसे जैसे समय बीता उन्हें रह रहकर अपनी पोती से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वह अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम लेकर देखने बैठ जाती थी और छोटे से सुमित को देखकर सोचती, मेरी पोती भी ऐसी ही दिखती है। अब तो उनकी पोती भी धीरे धीरे 1 साल की होने को आई थी। पहले बेटा आता भी था, लेकिन अपनी बेटी के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। एक बार तो राधा जी का मन हुआ कि बेटे सुमित को फोन करके और उससे कहे कि अपनी माँ से मिलने आ जा, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। दूसरे दिन पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके परेशान क्यों करती रहती हो? हर महीने के खर्चे के लिए आपको सुमित पैसे भेजते तो है ना। आप मानती ही नहीं, फिर भी आप उन्हें फोन करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस दिन के बाद राधा जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फोन करने की। तभी नमस्ते चाची, कैसी हैं आप? राधा जी की किराएदार विनीता अपने 2 साल की बेटी को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद राधा जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और विनीता भी राधा जी के साथ काफी घुली मिली हुई रहती थी। विनीता उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी।
इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए ही सही उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही विनीता की बेटी राधा जी के पास भागी चली आई। तभी राधा जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को प्यार करने लगी। ये क्या चाची जी, आप फिर से उदास हो गई? ऐसा तो नहीं चलेगा। मानती हूँ खून के रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी यादों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। चाची जी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। विनीता की बातें सुनते ही राधा जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी विनीता बोली, आंटी जी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई बेबी केयर सेंटर है जहाँ मैं सोनी को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन सोनी को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। राधा जी बोली, तो बेटा इसमें टेंशन की क्या बात है, तुम चिंता मत करो, सोनी को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपनी पोती की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर विनीता बोली, आंटी जी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही बेबी केयर सेंटर क्यों नहीं खोल लेती? आपका भी दिल लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। विनीता की बातें सुनते ही राधा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन लेकिन क्या चाची जी? विनीता ने पूछा तो राधा जी बोली, लेकिन बेटा इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे चाची जी, उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने वाला है और नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। विनीता की बातों से राधा जी के दिल में एक नई शक्ति सी आ गई। फिर विनीता बोली, अच्छा चाची जी, नए साल से याद आया, क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए ना चाची जी, मेरे पति तो अभी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर मना ही सकते हैं ना। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। विनीता ने इतने अपनेपन से कहा तो राधा जी मना न कर सकी। उधर सुमित के दोस्त रवि ने भी, जो उनके साथ जॉब करता था, एक नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी हुई थी। सुमित और रीना को भी वहां बुलवाया गया था। अपनी बेटी को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए, लेकिन रवि के घर आने के बाद जो कुछ भी सुमित ने देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा और पार्टी के बाद वापस अपने घर आ गया। सुमित ने ऐसा क्या देखा कि उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए बीती। अगले दिन सुबह जब रीना जागती है तो सुमित ने कहा, रीना अब तो हमारी बेटी 2 साल की हो गई है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। तुम ही सोचो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे चलेगा? तभी रीना बोली, सुमित अगर घर का खर्चा ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे भेजने बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब थोड़ी ना खर्च होते होंगे। 1-2 महीने नहीं भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। तभी सुमित बोला, यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्चे भी उठा रहा हूँ और तुम्हारे माता पिता के भी, और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वह पैसे भी भेजना बंद कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतनी बात सुनते ही रीना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो सुमित? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगने लगे हैं? सुमित बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा रीना, लेकिन इतना तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर कब तक रहेंगे। उन्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। सुमित की बातें उसके सास ससुर भी सुन लेते हैं। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही रीना का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और बोली, सुमित अगर तुम चाहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ,
लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन। तुम सारी बातें जानते तो हो। सुबह सुबह झगड़े के बाद सुमित बिना खाना खाए ही तैयार होकर अस्पताल चला गया। अस्पताल के काम में भी सुमित का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन अब भी सुमित अलग थलग और शांत बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर रवि उसके पास आया और बोला, अरे सुमित, आज खाना नहीं लाया क्या? तभी सुमित बोला, रवि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रवि उसके पास बैठा तो सुमित ने कहा, कल जब मैं तेरे घर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो, कितना ध्यान रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए कितनी इज्जत है। और वही इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में ही अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से वापस आया हूँ, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी के अलग होने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को छोड़ ही आया था। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेली रह रही हैं और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के साथ घर बैठे हुए हैं। सुमित की बात सुनकर रवि हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। रवि, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माता पिता का है। उन्होंने रीना के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनके बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो रीना झगड़ा कर देती है। तभी रवि कहने लगा, लेकिन सुमित, क्या तुम्हारा अपनी माँ के साथ रहने का दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है। फिर सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो यह लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता हूँ मेरी बेटी के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, इसलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नज़र मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी किसमें खुशी है। तभी रवि बोला, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। सुमित ने हाँ में सिर हिला दिया। देख यार सुमित, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता रहेगा और सही वक्त का इंतजार करता रहेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने की बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी जी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भूलकर अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात सुमित को सही लगी। वह उसी समय छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन शर्म आने लगी थी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया था। भरी आंखें लिए उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों के पास बैठी हुई थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह नज़ारा देखकर सुमित के दिमाग में अपने बचपन की यादें सामने आ गई। इतने ही प्यार से उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। सुमित बेटे को देखते ही राधा जी अचानक रुक गई और बोली, सुमित, तू यहाँ? सुमित ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो राधा जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर रुक कर बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद कैसे आ गई तुझे? तभी सुमित ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अब लगता है कि जैसे मेरा वहाँ से उस जाल से निकल पाना मुश्किल है और कोई रास्ता नहीं है। राधा जी बोली, सच कह रहा है बेटा, यह जाल तुमने खुद ही बनाया है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ?
बेटा, ऐसा कोई भी गलत फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुझे जरूर खींच लाएगा। तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना कि बाद में पछताना पड़े। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ, सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, बेटा, मेरा मन भी हल्का हो गया। देख, मैंने घर पर ही बेबी केयर सेंटर खोल लिया है। कल से ही शुरू किया है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए राधा जी बोली। ये बात सुनकर सुमित को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर राधा जी मुस्कुरा दी। शाम तक सुमित ने वही सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर वापस लौट आया। आज बहुत दिनों बाद राधा जी के चेहरे पर रौनक वापस लौट आई थी। जब सुमित अपने घर लौटा तो रीना कुछ नाराज सी बैठी हुई थी और उसकी बेटी पास में ही खेल रही थी। सुमित ने कुछ बोलना उचित ना समझा। किसी से कोई बात ना करते हुए सुमित अपनी बेटी को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी रीना गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं मंडे से ऑफिस आ रही हूँ। लेकिन सुमित, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी रीना, मुझे माफ कर दो। खर्चे के कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। रीना रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा सुमित, अगर हमारा बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी न रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इसी कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी सुमित ताना मारते हुए बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी ही सही। आपका ख्याल रखने के लिए मेरी माँ का सोचिए। उनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया है। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। रीना, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर सुमित अपने कमरे में चला गया। सुमित की यह बातें सुनकर रीना के माता पिता हैरान रह गए। अगले दिन सुबह सुमित के अस्पताल जाने के बाद रीना के माता पिता ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज्यादा नहीं रह सकते और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर रीना बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ हैं। वहाँ जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी रीना के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। आज हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारी बच्ची को कौन देखेगा? रीना ने कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह तुम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए हमें जाने दो। अगले मंडे से रीना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, तो अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटी को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपनी बेटी के बिना रीना ने बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुमित, बेटी के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी सुमित मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। सुमित की इस बात ने रीना के दिल को अंदर तक हिला दिया और वह उदास और गंभीर हो गई। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला।
अगले दिन सोमवार का था और रीना वापस अपनी बेटी से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी हुई थी। फिर सुमित से बोली, सुमित, क्या आपकी माँ रूही को संभाल लेगी? यह सुनकर सुमित ने हैरानी से रीना की ओर देखा और बोला, क्या तुमने अभी क्या कहा? तो रीना फिर से बोली, अगर हम रूही को उसकी दादी के पास छोड़ दे तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, वे परेशान क्यों होंगी भला? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए बेबी केयर सेंटर खोला है। अच्छा, रीना ने कहा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज सुबह रूही को माँ के पास छोड़ आया करेंगे और शाम को अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। फिर हमें ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा, रीना ने कहा। इस पर सुमित ने अपनी माँ को फोन किया और यह सारी बात बताई तो राधा जी खुशी से झूम उठी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? इस बात से तो मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात रीना और सुमित दोनों को सुकून भरी नींद आई और राधा जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो राधा जी दौड़ती हुई गेट के पास आई। लीजिए माँ, संभालिए अपनी पोती रूही को, सौंपते हुए सुमित बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर रीना ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में रूही अपनी दादी से घुल मिल गई और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगी थी। रीना यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगी थी, जैसे प्रणाम करना, बड़ों की बात मानना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन सुमित ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब रीना के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि रूही को दादी के पास कैसे छोड़े, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं, तो सुमित बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम एक हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। रीना थोड़ा सोच विचार में पड़ गई, फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, हम आज शाम को ही वहाँ चलेंगे। रीना ने शांत भाव से कहा, आप सुबह वहीं से निकल जाना। रीना की इस बात पर सुमित ने उसे गले से लगा लिया। शाम को वे लोग राधा जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर राधा जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी सुमित ने सारी बात साफ साफ की तो रीना बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो राधा जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, यह घर आज भी तुम्हारा ही है बेटा। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर रीना बहुत प्रभावित हुई। राधा जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और राधा जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। रीना सोचती है, जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ उसे शादी से पहले ही सिखाती थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकर बनकर रहे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के कामों में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों के बाद सुमित वापस लौट आया। रीना उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं रीना भी राधा जी के साथ बीते पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को रीना के पास उसकी माँ सरला जी का फोन आया, बेटा आज रविवार है और तुमसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए, आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है, आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ, रीना ने कहा। तो सरला जी यह सुनकर दंग रह गई और इधर सुमित भी अचानक चौंक गया। इससे पहले कि सरला जी कुछ और बोलती, रीना ने फोन रख दिया। उधर सुमित लगातार आश्चर्यचकित होकर रीना की ओर देखे जा रहा था। फिर आश्चर्यचकित होकर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ सुमित, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ी देर में हम मम्मी जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए रीना किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब राधा जी के घर पहुंच गए। जैसे ही राधा जी ने दरवाज़ा खोला
तो रीना बोली, जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। इतना सुनते ही देर न थी कि राधा जी की आंखों से तो खुशी के आंसू बह निकले और उधर सुमित हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज रीना अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। उसने सुमित को भी नहीं बताया था, वह सबको सरप्राइज देना चाहती थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से राधा जी का जन्मदिन मनाया। तो रीना बोली, माँ जी जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहती हुई रीना उनके पैरों में गिर गई। तो राधा जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और बोली, बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। रीना रोते रोते बोली तो राधा जी और सुमित को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। आज इतने समय के बाद राधा जी के घर में हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। सुमित और रीना अपनी माँ के साथ ही रहने लगे। अब राधा जी अपनी पोती के साथ खेला करती थी। सुमित और रीना अपनी जॉब पर बिना किसी परेशानी के जाते थे। अब तो उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए एक मेड भी लगा दी थी, जो घर का सारा काम कर जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।